नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के महाभारत की, विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, तारीखें तय हो गई हैं। 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे महाराष्ट्र में और 23 नवंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। किसकी सरकार बनेगी? दो गठबंधन, आमने सामने की टक्कर। एक तरफ एनडीए, जिसे महायुति के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी तरफ इंडिया यानी कि महाविकास अघाड़ी। अब देश में दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा भी और विधानसभा सीटें महाराष्ट्र में ही हैं, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य राजनीति के लिहाज से। ये तो आप जानते हैं, लेकिन ये चुनाव थोड़ा अलग है, थोड़ा जुदा है पहले जो चुनाव हुए हैं। कुछ बातें पहली बार हो रही हैं महाराष्ट्र के चुनाव में, अगर आपने गौर किया हो। शिवसेना और एनसीपी के दो फाड़ होने के बाद यह पहले विधानसभा चुनाव है, यानी कि शरद पवार और अजित पवार गुट अलग अलग, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना अलग अलग। ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा पहली बार हो रहा है किसी विधानसभा चुनाव में कि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट साथ साथ चुनाव लड़ेंगे, कदम ताल करते दिखाई देंगे। और ऐसा पहली बार हो रहा है, ये 10 साल बाद हो रहा है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करती दिखेगी। कांग्रेस जो सालों साल सत्ता पर काबिज रही है महाराष्ट्र की, वो चौथे नंबर की पार्टी भी बन गई महाराष्ट्र में। अब फिर से वापसी की। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जो जीती, वो जीती कांग्रेस ने। अब सवाल यह भी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव खुद को दोहराता दिखेगा, या जैसे हरियाणा में लोकसभा में हुए नुकसान की भरपाई ही नहीं करती दिखी बीजेपी, बल्कि सत्ता में वापसी करती दिखी और पिछली 2 बार से ज्यादा सीटें इस बार लेती दिखी। इतिहास दोहराएगा, इतिहास जारी रहेगा, इतिहास के विपरीत बात चलेगी क्या? और जब इतिहास की बात हो रही है तो जरा सीटों पर हम नजर डाल लेते हैं। जो महाविकास अघाड़ी है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें और इन्हें 288 विधानसभा सीटों में जोड़कर देखें तो महाविकास अघाड़ी यानी कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस 151 सीटों पर बढ़त बनाते दिखे, बहुमत के आंकड़े से ऊपर। बहुमत का आंकड़ा 145 का है, महायुति 127, अन्य के खाते में 10, और इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 83 सीटों पर बढ़त बनाई, लेकिन कांग्रेस ने भी 63 पर बनाई। उद्धव ठाकरे गुट 56 पर बढ़त बनाता दिखा, तो एकनाथ शिंदे गुट 38 पर बढ़त बनाता दिखा। और यह जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि यह लड़ाई कहीं ना कहीं असली नकली पर भी आई है, गद्दारी की बात हो रही है। 2019 में जब 105 सीटें बीजेपी जीती, शिवसेना 56 और एनसीपी 54, कांग्रेस 44 पर आई थी, तब असली नकली का कोई खेल नहीं था। इस बार हो गया है। तो यह चुनाव यह भी तय करेगा कि शरद पवार चाचा भतीजे पर हावी पड़ते हैं या भतीजा पटकनी देने में कामयाब हो जाता है। उद्धव ठाकरे ही दरअसल सही मायने में, मैं राजनीतिक विरासत की बात कर रहा हूं, बाल ठाकरे के राजनीतिक वारिस हैं, या वो चोगा अब ओढ़ लिया है एकनाथ शिंदे ने। फिर यहां पर खेल हो जाता है। अभी कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं कि भाई हम तय कर लेंगे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे 3 मुख्यमंत्री देखे हमने पिछले 5 सालों में,
80 घंटे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, फिर 2.5 साल उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे। तो उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के चेहरा होंगे क्या? और महायुति के चेहरा बीजेपी का कोई उम्मीदवार होगा, यानी कि देवेंद्र फडणवीस? उन्हें उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? बहुत से लोगों को आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। वो दबाव तो डाल ही सकती थी कि मुख्यमंत्री हमारा होगा, बाकी आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए। तो देवेंद्र फडणवीस ही चेहरा होंगे या एकनाथ शिंदे एक बार फिर चेहरे के तौर पर पेश किए जाएंगे? अजित पवार कहां अपने आप को पाते हैं? क्योंकि आरएसएस का एक बड़ा धड़ा यह कह रहा है कि अजित पवार को क्यों ढोया जा रहा है महायुति में। उधर कुछ सवाल इंडिया गठबंधन को लेकर भी हैं, महाविकास आघाड़ी को लेकर भी हैं। कांग्रेस बिग ब्रदर की भूमिका में आना चाहती है। वो 100 से 110 सीटें उससे ज्यादा लेना चाह रही है कि 125 के करीब, जो जानकारी आ रही है 100-110 दोनों शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस आपस में लेंगी और 80 से 85 सीटें शरद पवार गुट को मिलेंगी। उधर बीजेपी 145 से 155 सीटें चाह रही है, तो शिवसेना शिंदे क्या वो 85 से 90 में मान जाएगी या 100 से ऊपर सीटें चाहेगी? और क्या अजित पवार 50-55 सीट पर ही खुश हो जाएंगे? सीटों का बंटवारा कितना बड़ा पेच होगा चेहरे के बाद? और फिर बात आती है मुद्दों की, समीकरणों की। मराठा, दलित, मुसलमान, यह समीकरण इंडिया गठबंधन के लिए काम करता दिखाई दिया। लोकसभा चुनाव में 48 में से 30 सीटें वो जीतकर चारों खाने चित करती दिखी थी एनडीए को, जो 42 सीट 2019 में जीत गया था। 48 में से वो 18 पर सिमट गए। बीजेपी 28 में से 9 ही सीट जीत पाई जो 28 लड़ी थी। तो समीकरण वैसे के वैसे होंगे या उसमें कुछ बदलाव है? दिलचस्प बात यह है, हिंदुत्व की पैरोकार, अपने को बताने वाली कि नकली हिंदुत्व कर रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी, कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। अब वही एकनाथ शिंदे मदरसों में जो शिक्षक हैं उनकी तनख्वाह 6 से 16,000, 8 से 18,000 करते दिख रहे हैं। पिछड़ा कार्ड भी खेला जा रहा है। क्रीमी लेयर 15 लाख के बाद लागू हो, यह प्रस्ताव भी केंद्र सरकार में भेज दिया गया है। और एक झड़ी सी तो लगी गई थी कल चुनावी घोषणा से पहले, मतलब 1 महीने में 1200 से ऊपर फैसले लिए गए। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या लाडली बहना बन सकता है? जिस तरह का फायदा बीजेपी को मध्य प्रदेश में पिछले साल मिलता दिखा था, क्या वही फायदा लेने में कामयाब होता दिख सकता है महायुति? वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी में क्या वो कुछ तार जोड़ने में कामयाब हो पा रहे हैं? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, महाराष्ट्र की चुनावी तैयारी कौन किस पर भारी, और इंडिया एनडीए की लड़ाई असली नकली पर आई। यह भी तय होने वाला है क्या इस बार लोकसभा में? पूरे तरीके से तय नहीं हुआ है। और आज चर्चा में देश के वरिष्ठतम पत्रकार मेरे साथ हैं, और पत्रकारों के साथ सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक प्रोफेसर संजय कुमार भी हैं। स्टूडियो में 3 मेहमान, राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ हैं, विजय त्रिवेदी और दिबांग, तीनों वरिष्ठ पत्रकार, और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशुतोष भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले संजय, 2024 के नतीजे जो आए वो अच्छे नहीं थे एनडीए गठबंधन के लिए। महाराष्ट्र में कुछ बदलाव देखा है क्या? और खास यहां पर हरियाणा का हमें जिक्र करना पड़ेगा। हरियाणा में लग रहा था कि वही जीत का सिलसिला जो थोड़ा सा मजबूती
इंडिया गठबंधन ने पकड़ी थी वो जीत की तरफ जाएगी, हरियाणा चुनाव में भी कांग्रेस जीत जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ था। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए संदीप, मुझे तो ऐसे कोई संकेत इस वक्त नहीं मिलते जिससे मैं स्पष्ट तौर पे कह सकूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद और आज की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव आया है। तो कोई ऐसे संकेत नहीं है कि बड़ा बदलाव है। आपने सीटों का जिक्र किया 2024 के लोकसभा के चुनाव का, और अगर लोकसभा चुनाव के सीटों को विधानसभा सीटों के लीड्स के रूप में तब्दील करें तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी आगे है। 152 से 153 सीटों पर वो लीड कर रहे हैं और 156-57 सीटों पर महायुति लीड करती है। महायुति 126-27 आंकड़ों से 126-27 156 नहीं, 126-27। हाँ नहीं, मैंने कहा 126-27। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी 156-57 पे लीड कर रही है। लेकिन इन आंकड़ों से अगर ये निष्कर्ष निकाल लें कि निश्चित रूप से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी इस वक्त आगे है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी भूल होगी। थोड़ा आंकड़ों को और गंभीरता से देखने की जरूरत है। और वो क्या आंकड़े हैं, किस ओर मैं इशारा कर रहा हूं? अगर आप वोट प्रतिशत देखें महाराष्ट्र के लोकसभा के चुनाव में, दोनों गठबंधनों का वोट लगभग बराबर है। 2 लाख से भी कम वोटों का फर्क है दोनों गठबंधनों के बीच। तो आप देखें, जो हम कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, आप हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं और हाल ही में हिमाचल के भी चुनाव हुए थे। तो हरियाणा में देखें, कांग्रेस का वोट बहुत कम 0.78% बीजेपी से कम है, लेकिन सीटों में बहुत अंतर है। हाँ। हिमाचल में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बीजेपी का वोट कांग्रेस के वोट से मात्र 50-60 हजार कम है, लेकिन सीटों में बहुत फर्क पड़ गया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस की बड़ी हार हो गई है हरियाणा में, क्योंकि जनाधार तो बराबर है। उसी तरह से जैसे हिमाचल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार नहीं बनी, लेकिन जनाधार दोनों पार्टियों का लगभग बराबर है। और ये इस जनाधार से सीटों की हेरफेर होने की गुंजाइश बनी रहेगी। जनाधार वोट शेयर पर निर्भर करता है। आपने जो कहा कि बराबरी की टक्कर वहां दिख रही थी, सीटों में अंतर बहुत बड़ा था। 30 और 18 सीट महायुति जीतती दिखाई दी थी, 12 सीटों का अंतर आ गया था। पर अगर हम हरियाणा की भी बात कर लें, जैसे हरियाणा में सीटों का अंतर आया, उसमें जो दलित एक वोट बैंक लामबंदी जो होती दिखी थी कांग्रेस के फेवर में, वो फिर से चिटकता दिखाई दिया। महाराष्ट्र में मराठा, दलित और मुसलमानों का गठबंधन इंडिया को फायदा देता दिखा था 2024 के लोकसभा चुनाव में। उसमें कुछ समीकरण बदले हैं क्या, जैसे छिटकन हमने देखी हरियाणा में? देखिए, समीकरण उसमें जरूर बदलेंगे, और कैसे बदलेंगे, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो बिल्कुल बाइपोलर थे। अब विधानसभा के चुनाव होंगे, हमेशा हमने देखा है कि लोकसभा के चुनाव में जो बड़ी पार्टियों को वोट आता है, और विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो बड़ी पार्टियों का वोट नीचे जाता है। और उसकी वजह बहुत साफ है। विधानसभा के चुनाव में छोटे छोटे और कई प्लेयर्स होते हैं, कई और छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं जिनका जनाधार हो सकता है बड़ी सीमित 2, 4, 5 कंस्टिट्यूएंसी तक रहता है, 1-2 समुदायों के बीच रहता है, लेकिन कई बार ये एक अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप पवन कल्याण की बात कर लें आंध्रा के हाल ही के विधानसभा के चुनाव में, अगर आप यूपी की बात कर लें, यूपी में जो तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं, बिहार में जो तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बदलाव नहीं हुआ होगा। दलित वोट कंसोलिडेट रहा महाविकास अघाड़ी के पक्ष में लोकसभा के चुनाव में, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ बिखराव जरूर आएगा विधानसभा के चुनाव में। कुछ ना कुछ बिखराव भी आएगा, और असली नकली की भी लड़ाई दरअसल सही मायने में अब इन विधानसभा चुनावों में तय होगी। लोकसभा में वो चीज कहीं ना कहीं थी, मन में तो थी, पर वो प्रमुख मुद्दों में नहीं थी। विजय जी, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक लगती है कि जाति के अलावा अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा होगा तो वो असली नकली का होगा। हाँ। और वो दोनों बड़ी पार्टियों में, शिवसेना में भी और एनसीपी में भी, खासतौर से शिवसेना में शिंदे वर्सेस, बल्कि मैं इस इलेक्शन को ही मोटे तौर पर शिंदे साहब और उद्धव साहब के बीच का मुकाबला दरअसल दो के तय करेगा। हाँ। कि किसका गठबंधन वहां पर बढ़त बना सकता है। उद्धव ठाकरे के लिए क्या इमोशनल कार्ड इतना ताकतवर बन सकता है कि गद्दारी की भी बात हो रही है ना, गद्दार कौन है, गद्दार कौन है। हाँ।
तो गद्दार तो वो शिंदे साहब को ही बना रहे हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के लिए नहीं है, शिंदे गुट भी पलटवार शिंदे करता है ना इसलिए कि आपने पलटवार कर रहे हैं कि हम विचारधारा के साथ विचार- गद्दारी कर और दी, इसीलिए वो आपने बाला साहब- कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। दशहरा मैदान पर जब वो रैली की तो उनके पीछे भी बाला साहब ठाकरे की बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। तो वो गद्दारी का मतलब भी असली नकली कौन है ये तय करेगा। हालांकि शिंदे साहब ने बढ़त हासिल कर ली है लोकसभा चुनाव में भी, और जैसे सरकार तोड़ी और उसके बाद लग रहा था कि शिव सैनिक उनके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वो मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। तो मोटे तौर पे महाविकास अघाड़ी या जो महायुति है, इसमें से किसकी सरकार बनेगी उसमें तो मतलब शिवसेना एक नाथ एक बड़ा शिंदे असर- और उद्धव ठाकरे में तो कांटे की टक्कर है, और चाचे भतीजे में टक्कर क्या कहती है? चाचा भतीजे में भी टक्कर तो भाई वो पुश तो emotional चाहिए target- ना, दोनों को 50-55 सीटें लड़ने के लिए बराबर मिलेंगी दोनों जो, को उतनी ही सीटें मिल रही हैं। पर वो उनमें से स्ट्राइक रेट किसका क्या रहता है? स्ट्राइक रेट के लिए अजीत पवार साहब ने कुछ इंतजाम किया है अभी। एक तो जो उनके वोट थे उसमें उन्होंने कहा 10% सीट्स माइनॉरिटी को देंगे। फिर जो मदरसा को लेकर टीचर्स का जो इजाफा किया गया सैलरीज में 6,000 से 16,000 और 8,000 से 18,000 रुपए, और मौलाना आज़ाद फंड में जो 300 करोड़ का बढ़ाई है। ये लास्ट मिनट पर ऐसे करने से वोट बैंक में सेंधमारी हो जाती नहीं, है। वोट बैंक में सेंधमारी नहीं होती। वोट बैंक जो है वो छिटकता नहीं है, हाँ। सेंधमारी नहीं होती, लेकिन जो आपके साथ थे वो इधर खिसक सकते थे या मतलब नहीं जा एनसीपी सकते। ये उम्मीद लगा रही है कि अभी मुस्लिम वोट बैंक उनको देगा कुछ न कुछ वोट। कुछ ना कुछ देगा, और बीजेपी को भी ये उम्मीद है, इसलिए इतने आलोचनाएं, इतना अंदर घर में जो मतलब हलचल चल रही है, असम उसके में बाद वो नाम बदल दिए मदरसों के, उत्तराखंड में, यूपी में उनसे सारा का सारा रपट ले ली गई, मान्यता का सर्टिफिकेट मांग लिए गए। यहाँ पर बिल्कुल उल्टी गंगा बहाई जा रही अलग है। अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से जो है पार्टी अलग अलग तरीके से काम करती है। और अजीत पवार साहब को लेकर जितना बीजेपी और आरएसएस में घमासान हुआ, उसके बाद भी आज तो आपने देखा ही है कि जो घोषणा पत्र की तरह से एक तरह जो उन्होंने अपने कार्यक्रमों और काम का जो ब्यौरा दिया है, उसमें तीनों की फोटो लगी हुई है। हाँ। अब मैं कह रहा था ये फोटो बहुत अच्छी है, उसमें 3 मुख्यमंत्री हैं, 2 मनसे मुख्यमंत्री हैं, एक औपचारिक मुख्यमंत्री हैं। और अब भारतीय जनता ये महायुति में एक बात साफ हो गई कि शिंदे साहब के नेतृत्व में ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये साफ, इसमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं है। भले ही चुनाव के बाद नतीजों में किस तरह से बदलाव हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन चुनाव में पर शिंदे तैयारी साहब- भी क्या, महाविकास अघाड़ी वो तो पहले से अपनी तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन महायुति को भी वक्त मिला। ये बहुत से लोग विपक्ष वाले, विनोद भाई ये कहते थे कि नहीं ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव एक जगह कराए, महाराष्ट्र के, झारखंड के फिर उसके बाद करा रहे हैं कि पूरी की पूरी ताकत झोंकी जा सके और महाराष्ट्र में थोड़ा टाइम बाइंग भी हो। तो टाइम बाइंग में कौन ज्यादा तैयार अब दिख रहा है? नहीं, बीजेपी ने टाइम बाइंग का पूरा फायदा उठाया है। जिस तरह वो लाडली बहना योजना जो शुरू की और ये सारे घोषणाएं की है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक वर्ग को विश्वास था कि हरियाणा में वो कुछ अप्रत्याशित कमाल करेंगे, और वो कमाल कर दिया उन्होंने। अब उस ऊर्जा के साथ और उस मनोबल के साथ वो महाराष्ट्र में जा रहे पता हैं। नहीं हमें दिखा नहीं, हालांकि नेताओं की हमारे मैं बात कर सबके रहा हूं। आकलन, नेता भी बंद कमरे में सब माने बैठे थे, हाथ पर हाथ धर लिया था कि हरियाणा तो गया हाथ से। भाई वो माने बैठे थे, लेकिन जिनको तय करना था, इसीलिए चुनाव अलग अलग हुए। उनको महाराष्ट्र और हरियाणा की तुलना में उनको हरियाणा ज्यादा उम्मीद लग रही थी कि अगर एक साथ कराते ये हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी हो रही है क्या बीजेपी की तरफ से कि भाई घोषणाओं का तांता आपने लगा दिया, अब सारे पोस्टर पर तीनों चेहरे भी आ रहे हैं, वरना लाडली बहना को लेकर तो अजित पवार अपनी स्कीम के तौर पर उसे पेश करने में भी मसरूफ दिखाई दिए थे। नहीं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की पूरी कोशिश तो भाई, और साथ ही साथ ये दिखाने की कोशिश है कि महायुति में कोई झगड़ा नहीं है, सब एक साथ है। क्योंकि जो सबसे बड़ा चैलेंज है महायुति के सामने कि शिंदे साहब इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर तो हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या वो बने रहेंगे? ये सवाल जो है, जो बार बार अघाड़ी की तरफ से आता है कि कौन है आपका चेहरा, आपका मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इसको नहीं, अघाड़ी कहाँ बता पा रहा है अपने चेहरे के बारे में? अघाड़ी तो नहीं बता पा रहा है, लेकिन अघाड़ी पूछ भी रहा है। और एक बात मैं विजय भाई की बात से सहमत हूँ, ये चुनाव कुल मिलाकर के देखिए, अघाड़ी में घोषणा हो या ना हो, लेकिन चेहरा उद्धव ठाकरे ही रहेंगे, अघोषित रूप से चेहरा रहेंगे वो। चाहे क्योंकि सहानुभूति की बात होगी, असली नकली की बात होगी, तो किसके नाम पे आप चुनाव लड़ेंगे? उद्धव ठाकरे के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। असली नकली की लड़ाई उद्धव ठाकरे और शिंदे के बीच में है। सहानुभूति फैक्टर जो है वो उद्धव ठाकरे के लिए है, गद्दारी फैक्टर उद्धव ठाकरे के लिए है। देखिए एनसीपी में तो लोकसभा चुनाव ने सेटल कर दिया मामला, चाचा भतीजे का करीब करीब, 1 सीट पे भतीजा है और 9 सीट पे जो है चाचा है, तो वहां तो सेटल हो गया है। लेकिन इनका
अभी सेटल नहीं हुआ है शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में। असली जो सेटलमेंट है, असली नकली का, वो विधानसभा चुनाव में सेटलमेंट होगा इनका। असली सेटलमेंट अभी विधानसभा चुनाव में होने वाली है, यानी कि चेहरों की भी लड़ाई होगी क्या, या यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी का चेहरा बड़ा फैक्टर के तौर पर देखा जाएगा दिबांग, या जो थोड़ा इशारा कर रहे हैं विनोद भी और विजय भी, लड़ाई दरअसल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे एक तरफ, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, दोनों गठबंधनों के चेहरे ये होने वाले हैं। मुझे लगता है कि लड़ाई जो है वो कई कई स्तरों पर होगी। एक जो राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई होगी वो ये होगी कि कांग्रेस जो जीती जिताई बाजी हार गई, और उसमें फिर वो बात दिखाई दी जो कांग्रेस में लगातार दिखती आ रही है। यानी हमने लगातार इस पर बात की है किस तरीके से जब इंडिया अलायंस बन रहा था, बहुत तेज़ी से बन रहा था, और कांग्रेस ने पूरे मामले पर ब्रेक लगा दिया ये सोचते हुए कि वो चुनाव जीतेंगे, विधानसभा चुनाव राजस्थान में, कर्नाटक में, जो वो बुरी तरह से हारे, और मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है। और उसके बाद किस तरह से उनकी आंखें खुली। फिर क्या हुआ, लोकसभा चुनाव आया, कांग्रेस बीजेपी की हालत, कांग्रेस तो नहीं कहेंगे, बीजेपी की हालत उम्मीद से कहीं ज़्यादा खराब हुई। फिर कांग्रेस में घमंड आया। अगर मिड के लड़ते ये हरियाणा में भी, जैसा कि राहुल गांधी ने सुझाया भी था कि भाई आप 90 सीटें तो नहीं जीतेंगे, कुछ आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दीजिए, 5 से 7 सीटें जानकार बता रहे हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सहयोग से जीत सकते थे। तो वो एक एरोगेंस की एक टेस्ट होगा। क्या आप अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को अपनी बात नहीं, कह सकते हैं? अब तो केंद्र गठबंधन सरकार के जो घटक हैं वो आईना दिखाने लगे हैं ना। इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने वहां पर आज तो शपथ ग्रहण हो गया मंत्रियों का, ये नहीं अब वो ऐसा नंबर बता दिया कि अब मुंह फुलाए बैठे हैं, कुप्पा बने बैठे हैं पर ये कांग्रेस नई बात वाले। नहीं है, नई बात नहीं है। अगर आप ध्यान करें, हाँ, जो कांग्रेस औरों के साथ कर रही थी, उनके साथ कर दिया। हाँ, जो विधानसभा चुनाव हुए थे, और विधानसभा चुनाव में जब इंडिया अलायंस बन रहा था, उसके हार के बाद जो नीतीश कुमार बाकी नेताओं ने कहा, वो फिर वही था कि आप लाइन पर आइए, और लाइन पे आते हुए दिखे भी। लेकिन क्या है, हवा भर जाती है बार बार, गुब्बारा ही इस तरीके का नहीं, हरियाणा में वो डिरेल भी होते दिखे, लेसन्स लर्न करने चाहिए थे, पर जम्मू कश्मीर में भी अब वही बात पर जरूरत से ज्यादा आप ताल ठोक रहे थे। तो जब तक आप अपना ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस नहीं छोड़ेंगे, आपको ये मुश्किल लगातार आने लगेगी। ये सीखने वाली चीज है। ये वो आदतें हैं जो मुश्किल से जाती हैं, आप भी जानते हैं ऐसी आदतों के बारे में। एक बात तो ये है, अगर आप कांग्रेस की बात करें, जिस तरह से बीजेपी ने प्रधानमंत्री का प्रोजेक्शन नहीं किया हरियाणा में, केवल 4 ही मीटिंग्स की, जिस तरीके से हरियाणा में जो नारा लगा 14 में कि हरियाणा में भी, क्योंकि केंद्र में जीते हुए थे मोदी सरकार, बीजेपी सरकार नहीं, मोदी सरकार, जब 14 के बाद 19 में चुनाव आया, राणा तो नारा लगा एक बार फिर से मोदी सरकार। और इस बार भरोसा दिल से, भाजपा फिर से, बीजेपी फिर से। तो जिस तरह से मोदी को इन लोगों ने मोदी को कम दिखाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं क्या बीजेपी वाले अपनी? नहीं, मेरी जो जानकारी है वो ये है कि करीब करीब वही ये महाराष्ट्र में भी होने वाला है। क्योंकि जब वहां मोदी आते हैं तो थोड़ी ये जो बात कहते हैं कि गुजरातियों ने हमें लूट लिया, मराठी लोगों को, वो बात एक दिखाई देती है। और लोकसभा चुनाव के आखिरी जो फेज था, उसमें जब प्रधानमंत्री वहां जाना शिंदे पर दरमदार डालेंगे कैंपेन का, या देवेंद्र फडणवीस होंगे? तो मैं कह रहा हूं कि एक तो ये लेवल है राष्ट्रीय स्तर के नेताओं पर। दूसरा, मेरे ख्याल से जो बड़ी बात होगी, जिस पर अभी तक बात नहीं हुई है, वो टिकटों के बंटवारे को लेकर होगी। उसमें आप ये देखिए, 3 पार्टियां एक साथ लड़ रही हैं। आप जब एमपी लोकसभा के लिए जब चुनाव होते हैं तो उसमें खेल दूसरा होता है। विधानसभा में तो बिल्कुल और दूसरी मार होती है। हर पार्टी में 5-7 लोग होंगे जो अपनी उम्मीद बांधे हुए बैठे होंगे। उनमें से एक को मिलने वाला है। 10-15 लोगों में से एक आदमी को टिकट मिलेगा, बाकी लोग छिटकेंगे नहीं छिटकेंगे। इसमें बहुत साफ जो बात कही अमित शाह ने कि हम त्याग करना जानते हैं, आप लोग भी त्याग करना सोचो, ये कल की बात है। तो उसमें वो साफ क्या बता रहे हैं कि आप अपनी डिमांड्स उतनी रखिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, इस अलायंस में जो अच्छी बात ये है इनके लिए, वो ये है कि अमित शाह का कद इतना बड़ा है, चाहे वो अजीत पवार हों चाहे शिंदे हों, कि जो वो कहेंगे तो वो बात मान जाएंगे। तो उसमें लग रहा है कि 75, 70, 75, तो ये 50, एक जो एडवांस प्लानिंग जो होती है, इनके पास नहीं है ये। कांग्रेस के साथ, कांग्रेस भी 120 सीटों पर लड़ना चाहती है, उद्धव भी 120 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। तो बाकी आप तीसरे पार्टनर जो हैं वो जरूर
कह रहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा होगा, शरद पवार तो ये खुद कह चुके हैं, तो वहां पर वो चीज नहीं है, वहां पर एक भिड़ंत होगी वहां, और तब देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप चीजों को संभालते हैं। और ये जो हवा भर गई थी विपक्ष में, जो 400 पार का नारा फेल हुआ था, ये हरियाणा चुनाव ने वो 400 पार के नारे में हवा भर दी है। एक बार फिर से इनका जो काडर है उसमें वो जोश है। हालांकि हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता नहीं एक नहीं, राष्ट्रीय ये चुनाव का तो दूसरे सिर्फ रोज पर। ये एनडीए की बात हो गई या बीजेपी की रणनीति की बात हो गई कि अमित शाह की बात या उनका जो कद है, स्टैचर है, वो बाकी दो से- आशुतोष, वो औरों पर भारी पड़ेगा। पर यहाँ महाराष्ट्र में हमें ये नहीं भूलना चाहिए, दूसरी तरफ भी एक और चाणक्य हैं, शरद पवार भी हैं। यहाँ पर वो बैकएंडिंग या करने के लिए रणनीति के मामले में दोनों तरफ बराबर की टक्कर होती है, दिख रही है क्या आपको? देखिए संदीप, चाणक्य शब्द का इस्तेमाल तो करिए मत। शरद पवार बहुत बड़े चाणक्य बन रहे थे, अपनी पार्टी तो संभाल नहीं पाए, पार्टी उनके गई टूट। तो चाणक्य का प्रश्न तो मैं खारिज कर देता हूं इसको। देखिए, मुझे स्पष्ट तौर पर लगता है कि जो महाराष्ट्र का चुनाव होगा वो सिर्फ एक पार्टी के ऊपर डिपेंड करेगा, उस पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा होगा। वो पार्टी है कांग्रेस। उस कांग्रेस पार्टी को, जिसको कि लोकसभा के महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे लद्दड़ पार्टी माना जा रहा था, और यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस एक लाइबिलिटी हो जाएगी, और शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पक्ष में तो सहानुभूति की लहर पैदा हो रही है और ये दोनों पार्टियां बहुत अच्छा करेंगी। तो शरद पवार ने तो 10 में से 8 सीटें जीत ली, उनका स्ट्राइक रेट 80% है। लेकिन जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया वो पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। 17 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 13 सीटें जीतती है, 72% का उसका स्ट्राइक रेट है, 12 सीटें वो छीन के ले आती है। और जो पार्टी जो सबसे गरीब पार्टी साबित होती है वह है भारतीय जनता पार्टी। 28 सीटों पर चुनाव लड़ती है, सिर्फ 9 पे जीतती है, उसका स्ट्राइक रेट होता है 32%। तो अगर कांग्रेस पार्टी अपना स्ट्राइक रेट 60-66% अगर बचा के रख जाती है, अगर 72 ना भी हो, लेकिन अगर 60% के ऊपर अगर अपना स्ट्राइक रेट रखती है, तो निश्चित तौर पर वहां पे सरकार जो है वो महा विकास अघाड़ी की बन सकती है। देखिए, उद्धव ठाकरे आज की तारीख में भी 21 में से सिर्फ 9 सीट ही जीत पाए। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं उनकी और उनकी पार्टी में कमजोरी। अब ये कमजोरी इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि उनको नया चुनाव चिन्ह मिला, नई पार्टी मिली, लोगों तक नहीं पहुंचा पाए जो रिसोर्सेज होने चाहिए थे। उधर शिंदे थे, जिनके पास शिवसेना का ओरिजिनल सिंबल था, रिसोर्सेस थे, मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम था। तो मैं ये मानता हूं कि इस पूरी कड़ी में जो महाविकास अघाड़ी है उसमें सबसे कमजोर कड़ी वो शिवसेना है। भले ही उद्धव ठाकरे अगर मराठी अस्मिता का कार्ड खेलें और तो शायद उनको फायदा हो सकता है, लेकिन अगर कांग्रेस अपने परफॉर्मेंस को रिपीट करती जो लोकसभा के चुनाव में उन्होंने किया है, तो ये अघाड़ी के लिए अच्छी खबर होगी। और अगर कांग्रेस अगर डूबेगी तो पूरा अघाड़ी डूब जाएगा, ये मेरा मानना है स्पष्ट तौर पे। जहां तक महायुति की बात है, कांग्रेस को लेकर जो घटकों के साथ ये खटपट का सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ रहा है, इसे आप कैसे एनालाइज करते हैं आशुतोष? मुझे लगता है कि वो ओवर एग्जरेटेड है, क्योंकि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के पहले भी इसी तरीके की बातें की जा रही थी कि आपस में बहुत लड़ाई है। लेकिन आप देखिए कितनी आसानी से शिवसेना को 21 सीटें मिल गई, 17 सीटों पर कांग्रेस संतुष्ट हो गए और 10 सीट पे शरद पवार की पार्टी संतुष्ट हो गई। तो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा जो है, मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र के अंदर कोई बड़ा मुद्दा होगा। अगर मुद्दा होगा तो वो लड़ाई दरअसल होगी महायुति के अंदर, क्योंकि वहां तीनों बहुत ही भयानक रूप से महत्वाकांक्षी लोग हैं और कभी भी अजीत पवार नहीं चाहेंगे कि शिंदे दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए, और देवेंद्र फडणवीस तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनती है जिसमें शिंदे दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो देवेंद्र फडणवीस की राजनीति का क्या होगा, वो क्या करेंगे? क्या वो राजनीति में महाराष्ट्र के अंदर नंबर 2 की भूमिका में रह जाएंगे? और ये वो देवेंद्र फडणवीस है जो 5 साल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत ही एम्बिशियस आदमी है। जब वो मुख्यमंत्री थे, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम महाराष्ट्र के नेताओं को एकदम किनारे लगा दिया, उनकी राजनीति खत्म कर दी, चाहे पंकजा मुंडे हो, चाहे एकनाथ खड़से हो, चाहे तमाम लोग हो। तो ये देवेंद्र फडणवीस इतनी आसानी से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। अंदर ही अंदर भीतरघात भी होगा, सबोटाज भी होगा, डैमेज करने की कोशिश भी होगी। जो शिंदे के लोग ये कहते हैं कि अजीत पवार के साथ बैठने में हमें उल्टी आती है, आपको लगता है कि शिंदे कोशिश करेंगे अजीत पवार के लोग जीते और अजीत पवार चाहेंगे कि शिंदे के लोग ठीक है, यहां पर जो सरकार के कामकाज रहे, देखिए 80 घंटे अभय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, बाकी 2.5 साल उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की
महायुति वालों ने, और उसमें अपने 2.5 साल के कामकाज का लेखा जोखा दिया कि हमने क्या कमाल काम किया और कैसे डब्बा गोल कर दिया महाराष्ट्र का 2.5 साल में उद्धव ठाकरे ने। तो किसने कितना काम किया, क्या इस बात का भी इनाम या सजा इस चुनाव में दी जाएगी? संदीप, आपको याद होगा कि यशवंत देशमुख ने एक ट्रैकर चलाया था एबीवी के ऊपर, जिस ट्रैकर से ये उन्होंने देखा था कि कौन सा मुख्यमंत्री प्रदेशों का वो बेहतर काम कर रहा है, उसकी उन्होंने एक रेटिंग दी थी। उस रेटिंग में उद्धव ठाकरे की रेटिंग बहुत ही बढ़िया थी। अब मुझे बहुत ठीक ठीक याद नहीं है कि उसके मानक क्या थे, लेकिन जो जो टॉप फ्लाइंग चीफ मिनिस्टर्स थे उसमें उद्धव ठाकरे उसमें से एक थे। उनकी रेटिंग बहुत अच्छी थी। हालांकि वो अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए, अपने संगठन, उनका संगठन उनके हाथ से निकल गया, उनके साथ बहुत बड़ा भितरघात हुआ, वो सारी बातें लेकर और वो अपने बस कुछ लोगों से ही घिरे रहते हैं। कोरोना काल, वो तो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सबके लिए, किसी भी सरकार के लिए एक मुश्किल वक्त होता ही है। उस वक्त एक एंटी इनकम्बेंसी की मार भी झेलनी पड़ी थी। जी जी जी। तो मैं कह रहा हूं कि जहां तक मुख्यमंत्री होने का और उसकी उपलब्धियों का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से काफ़ी पीछे होंगे। हालांकि 2.5 वो देर हो गई उनको, स्मृति एकनाथ शिंदे के शासन की ज़्यादा है, उनकी कम है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखिए, हरियाणा के चुनाव के बाद में महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके राष्ट्रीय राजनीति पर भाजपा का मोमेंटम क्या है और इंडिया गठबंधन का मोमेंटम क्या है, इसके ऊपर बहुत असर पड़ेगा। वो असर इसलिए पड़ेगा कि महायुति को पता है कि अगर ये विधानसभा चुनाव हार गए तो महायुति खत्म हो जाएगा, महायुति नहीं बचने वाला, ये उसके लिए करो मरो की लड़ाई है। और लेकिन महाविकास आघाड़ी को पता है कि वो चुनाव में जो भी प्रदर्शन हो, महाविकास आघाड़ी के बचे रहने की संभावनाएं ज्यादा हैं। तो दूसरी बात, कांग्रेस के पास यहां गलती करने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि यहां पर मुझे लगता है कि जो रणनीतिक मर्म है महाविकास आघाड़ी का, वो शरद पवार के पास है, वो कांग्रेस के पास या उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। आपको ध्यान होगा, शरद पवार ने कहा था कि किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं होगा। उसके बाद किसी ने उनकी बात का खंडन नहीं किया, उनकी बात को कुल मिला के मान ही लिया गया। थोड़ा बहुत हीला वाला अंदर हुआ होगा, लेकिन आमतौर पर ज्यादा हीला वाला नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि शरद पवार उसको नियंत्रित करेंगे और 100 और 88 इस तरह से एक फार्मूला, इसके आसपास फार्मूला बनेगा जिसमें सीटों का उनका बंटवारा होगा। लड़ाई बहुत ही जबरदस्त होगी, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर इस सरकार ने, महायुति सरकार ने पैसा खर्च किया है। जब लाडला भाई योजना है, उसको आप देखिए कितनी जबरदस्त सीटों के बंटवारे की जब बात कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल क्या महायुति के सामने, एनडीए गठबंधन के सामने भी मुंह बाय खड़ा है? क्योंकि बीजेपी और खास हरियाणा में इस अप्रत्याशित जीत के बाद तीसरी बार लगातार जो वो जीते हैं, अब तो वो 150 प्लस की सीटों पर ताल ठोकेंगे। देखिए, हरियाणा के चुनाव में क्या नतीजा रहा है, इसके आधार पर महाराष्ट्र में तो सीट नहीं तय हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। बीजेपी जो भी दावा करती रहे, ये तो बीजेपी का अपना उत्साह है कि भाई हम जोश में हैं। उनके जोश से क्या दूसरों का, उनके जो गठजोड़ पार्टनर हैं, वो थोड़ी ना अपनी उम्मीदें नीचे कर देंगे। ये महाराष्ट्र और हरियाणा बहुत दूर है, बहुत अलग अलग है। जानकारी जो मिल रही है कि भाई 145 से 155 के करीब बीजेपी और एकनाथ शिंदे को 85 से 90 सीटों पर मान जाएगा या नहीं मानने वाला है? 130 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी, जो अंदर से खबर आ रही है, जो अंदाजा लगता है वो ये है कि 130 सीटों के आसपास भाजपा का दावा है कि हमें मिलनी चाहिए। बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं इनको 130 से भी कम इनको रखा जाए, क्योंकि लोकसभा में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा वहां पे। अगर महाराष्ट्र के वोटर के, हरियाणा के वोटर और महाराष्ट्र के वोटर में तो जमीन आसमान का अंतर है, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो जो वहां का वोटर जो है ना, वो वोटर अलग तरह का वोटर है, और वहां की महाराष्ट्र की समस्याएं अलग अलग हैं। वहां आरक्षण का सवाल है जो हरियाणा में मौजूद नहीं था, कई ऐसी बातें हैं जो हरियाणा में दूर दूर तक मौजूद नहीं थी। ये दो बिल्कुल अलग अलग चुनाव हैं। ये अब जो आरक्षण की बात आपने कर दी, हमने दलित, मुसलमान, मराठा वोट बैंक की तो बात की, ये पिछड़ा जो तबका है, जो ये वोट बैंक है संजय, ये कितना बड़ा फैक्टर होगा? क्योंकि मराठा आरक्षण के बरक्स एक पिछड़ा कार्ड भी अब खेला जा रहा है, छगन भुजबल भी लगातार उसे खेल रहे हैं। अब तो क्रीमी लेयर की जो लिमिट है वो 15 लाख से ऊपर करने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। तो जाति का कार्ड जो है, पिछड़ी जाति, वो किधर जाती दिख रही है? देखिए संदीप, मुझे लगता है अभी हाल ही में जिस तरह का विश्लेषण हम सब कर रहे थे हरियाणा में, उससे थोड़ी सबक लेनी चाहिए। और हरियाणा के चुनाव को हम हमेशा कह रहे थे जाट वोट,
लेकिन जाट वोट काम नहीं हुआ। और पता है कि जाट वोट तो गया कांग्रेस की तरफ, लेकिन दूसरी जातियों ने खेल बिगाड़ दिया कांग्रेस का। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ओबीसी वोट का क्या रुख रहेगा, ओबीसी वोट इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइज के दृष्टिकोण से तकरीबन 40, 45, 50% होंगे। लेकिन जो तमाम दूसरी जातियां हैं, मुझे लगता है सारी जातियों के वोट अपने आप में सबकी एक अहम भूमिका होती है। अगर आपकी संख्या कम भी है, लेकिन पार्टी ने अगर उस वोट बैंक को अपनी ओर साधने में सफलता हासिल की तो उसे उसका फायदा मिलता है। इस वक्त तो मुझे यही लगता है संदीप की बहुत भरोसे से तो कुछ कह पाना मुश्किल है कि ओबीसी का वोट किधर जाएगा। बटा हुआ मुझे लगता है इस वक्त भी दिखाई पड़ता है, और ये कह सकते हैं कि किसी भी पार्टी को 15 या 20% की लीड किसी एक समुदाय में, खासकर ओबीसी समुदाय में होता हुआ इस वक्त दिखाई नहीं पड़ता। अब ऐसे में आप सभी मेहमानों से मैं गुजारिश करूंगा, 2 राउंड करते हैं रैपिड फायर सवाल जवाब के। सवाल 2 ही होंगे, छोटे छोटे जवाब चाहूंगा विजय त्रिवेदी। सबसे बड़ा मुद्दा जो महाराष्ट्र के चुनाव को तय करेगा नतीजों को आपके नज़र में? जातियां तय करेंगी मेरे ख्याल से। यदि शिंदे और उद्धव ठाकरे को छोड़ दें तो जातियों को किस तरह से सब पार्टियां बैलेंस कर रही हैं या अपनी तरफ खींच रही हैं। आरक्षण भी उसमें एक बड़ा मुद्दा है जिसको हम समझते हैं कि वो उस पर बड़ा काम हो रहा है, और महाराष्ट्र के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स इलेक्शन है। उस जातीय समीकरण, जातीय समीकरण दिबांग मैं सहमत हूँ, जातीय समीकरण होगा। देखिए लॉ एंड ऑर्डर होगा, जिस तरह से फडणवीस उसमें हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या एक बड़ा मुद्दा बनेगा क्या? उसके बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन नहीं, कानून व्यवस्था, जब आप कहते हैं कानून व्यवस्था का एक मुद्दा जरूर होगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जाति समीकरण तो हर चुनाव में रहते हैं। महाराष्ट्र अस्मिता, इसको उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र आघाड़ी जितना ज्यादा जो है फोकस कर पाएंगे उतना ही चुनाव को प्रभावित करेंगे। अब मैं मानता हूं कि जो मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र अस्मिता का सवाल है, वो सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। और जातियों का प्रश्न, ओबीसी के, जैसे संजय जी ओबीसी के बारे में जो बात कह रहे थे, सवाल ये है कि किस पार्टी के पास कौन सा ऐसा चेहरा है जो कि ओबीसी को एक कैटेगरी के तौर पर अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जाट चेहरे को छोड़ के किसी को नेतृत्व में सामने उतारा ही नहीं, उसको नुकसान हुआ। आशुतोष, आपके निगाह में सबसे बड़ा मुद्दा जो नतीजे तय करेगा? कांग्रेस की बात कर रहे थे। हाँ, अनम्यूट कीजिए आशु। संदीप, आज एक अच्छी बात यह हुई है, या जो भी आप अपने हिसाब से देख लें, आज नरेंद्र मोदी फैक्टर की चिंता महाराष्ट्र के चुनाव में नहीं की गई है। 2 चीजें होंगी। पहला, 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी, जो एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ। दूसरा, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले या कांग्रेस के बीच का कोऑर्डिनेशन, और देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और ये जो आपके शिंदे, इनके बीच का कोऑर्डिनेशन, समन्वय बहुत कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला। किसका बेहतर होगा? एक लाइन में ही अब जवाब चाहूंगा। तैयारी, हम जायजा ले रहे थे, तैयारियों में कौन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है विजय? एनडीए या इंडिया? फिलहाल एनडीए जो है तैयारियों में मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन महाविकास आघाड़ी को कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। दिबांग, देखिए जो सरकार है उसकी बहुत तैयारी है, और जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यक्रम लॉन्च किए हैं और इसमें जिस तरह का उनको इनपुट मिल रहा है, मध्य प्रदेश के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जिस तरह से वो इनपुट दे रहे हैं, मेरे ख्याल से वो पूरी उनकी तैयारी कहीं ज़्यादा दिखाई देती है। तैयारी में एनडीए भारी है, लेकिन इतना जरूर है कि महाविकास आघाड़ी ने भी सबक लिया है और वो भी मैदान में आ गए हैं। अब देखिए राजस्थान में योजनाओं की बहार थी और सब लोग मान रहे थे कि योजनाएं ही अशोक गहलोत की नैया पार करा देंगी। मतलब तो केवल योजनाओं पर भरोसा करके तो नहीं हो सकता है। चुनाव तो जम के होगा और बहुत कड़ी लड़ाई होगी। अभी मुझे महाविकास आघाड़ी थोड़ा सा आगे लगता है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते आगे आखिर में कहा जाएगा। देखिए तैयारी की तैयारी ठीक है। अभी जब आप बात कर रहे हैं तो 3% डीए बढ़ा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एमएसपी भी बढ़ा दिए कई फसलों को लेकर। मुझे लगता है कि ये डेस्परेशन के साइंस हैं। आघाड़ी अभी आगे है, अब कितना आगे है ये कहना मुश्किल होगा। संजय, अब मुझे लगता है कि चुनावी टक्कर होने वाली और तैयारी भी बराबर की जैसी, इस वक्त दोनों गठबंधनों की तैयारी भी मुझे बराबर जैसी दिखाई पड़ती है। तो तैयारियां हो गई हैं, शंखनाद भी हो गया है, मुद्दे सामने आ रहे हैं। कौन बेहतर प्ले आउट करेगा अपनी रणनीति, समन्वय किसमें ज्यादा बेहतर रहेगा, ये आने वाले 35 दिन इसकी गवाही देने वाले हैं। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।